हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी का। होप आप सब अच्छे हैं, बढ़िया से पढ़ाई चल रही है आपकी और हमारे साथ क्लास भी आप इंजॉय कर रहे होंगे होपफुली। ठीक है, चलिए हम पढ़ रहे हैं लॉ। किसके लिए? सीए फाउंडेशन के लिए। ठीक है, और हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने मॉड्यूल पर और देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। ठीक है, सभी मेरे साथ अपना मॉड्यूल ओपन करेंगे और साथ साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने मीनिंग कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट का और पूरी प्रोसेस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास के अंदर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जिसके अंदर की हमने जो एसेंशियल्स हमें सेक्शन 10 में दिए हुए हैं उनको हम पढ़ रहे थे, और जो सेक्शन 10 में नहीं है, जो अदर कंसीडर्ड किए जाते हैं एसेंशियल्स, उनको हमने कंप्लीट कर लिया था, जिनमें हम एक बार थोड़ा सा इसका रिवीजन ले लेते हैं। क्या होना चाहिए? टू पार्टीज का होना जरूरी है। ठीक है, जिसके अंदर एक केस दिया गया था, कौन सा? गुजरात वर्सेस रमन लाल। ठीक है, ये केस जो था ये हमने देखा था, इसके अंदर किससे रिलेटेड है ये केस? टू पार्टीज जो एसेंशियल है उससे रिलेटेड है। फिर उसके बाद पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। कॉन्ट्रैक्ट कब नहीं बन सकता स्टूडेंट्स? जब तक किसी की लीगल ऑब्लिगेशंस या लीगल रिलेशन क्रिएट करने की कोई इंटेंशन नहीं होती, तब तक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है। ठीक है, जिसके अंदर एक केस था, वो केस था बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। क्या था केस? बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। ठीक है, इस केस में क्या था स्टूडेंट्स कि ए हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, वो श्रीलंका के रहने वाले होते हैं। हालांकि केस के अंदर नाम साइलन दिया गया है, जो कि श्रीलंका का ही पुराना नाम है। और वो शिफ्ट हो जाते हैं लंदन में, और जो हस्बैंड है उसका जो वर्क है, जो उसका जो काम है वो श्रीलंका में ही होता है। तो वो वाइफ को लंदन छोड़ करके वापस श्रीलंका चला जाता है और उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें इतना पर्टिकुलर अमाउंट क्या करता रहूँगा, एज मेंटेनेंस हर मंथ भेजूंगा। लेकिन वो उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता और वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाता, फेल हो जाता उस प्रॉमिस को पूरा करने में। जो उसने प्रॉमिस्ड अमाउंट वहाँ पर कहा था उसको वो पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है, और वाइफ क्या करती है कि उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए उसको स्यूट कर देती है। लेकिन केस क्या कहता है कि ये एक तरह का क्या एग्रीमेंट था? सोशल एग्रीमेंट था। इसके अंदर लीगल एनफोर्समेंट नहीं लगा हुआ था, कोई भी उन दोनों हस्बैंड और वाइफ की लीगल रिलेशनशिप या लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की कोई भी इंटेंशन वहाँ पर नहीं थी। तो जो हम जनरल में अपनी लाइफ के अंदर कुछ प्रोमिसेस करते हैं तो वो सोशल एग्रीमेंट के अंडर आते हैं, ना कि लीगल के अंडर आते हैं। ठीक है, तो सोशल एग्रीमेंट जो होगा उसके अंदर क्या नहीं किया जा सकता, कोई भी हम प्रॉमिस को रिकवर नहीं कर सकते हैं या उसको हम पूरा नहीं करवा सकते हैं या उस पर्सन के अगेंस्ट हम केस फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये केस है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट है अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद अ सर्टेन केसेस। इसके अंदर क्या कहा जाता है कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए, रिटन फॉर्म के अंदर होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए। ठीक है, तो वही बात इसके अंदर कही गई है कि मस्ट बी इन राइटिंग। ओके, एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर लॉस। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और साइंड होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए। सर्टेनिटी से क्या मतलब है? मान लीजिए जैसा इसमें एग्जांपल दिया, अपने एग्जांपल से इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। ए एग्रीज टू सेल टू बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑयल बताया गया है और उसका अमाउंट, क्वांटिटी बताई गई है कि 100 टन्स ऑफ ऑयल की बात हुई है, बट यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि व्हाट काइंड ऑफ ऑयल की बात की जा रही है यहाँ पर, या प्राइस कितना बताया जा रहा है। प्राइस को भी लेकर के कुछ मेंशन यहाँ पर नहीं किया गया है। यहाँ पर ऑयल के टाइप को लेकर के कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो ये सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए या एग्रीमेंट कंप्लीट करने के लिए क्या होना चाहिए? वो एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, इंडेफिनेट नहीं होना चाहिए।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो था पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, कि जो एग्रीमेंट किया जा रहा है वो पॉसिबली उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, कि अगर एक पर्सन कहता है कि तुम मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ठीक है, तो ये कोई पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं हुई, ये काम पॉसिबल ही नहीं है करना, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, ए अग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, कि ए एग्री करता है बी से कि वो जादू से खजाना ढूंढ लेगा। इज इट पॉसिबल स्टूडेंट्स? नो सर, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट, ठीक है। तो ये क्या नहीं हुआ, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ रहे थे कौन से, जो हमें एसेंशियल्स सेक्शन 10 में डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट, कि क्या होना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर के क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। तो सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट की डेफिनेशन हमें कहाँ मिलती है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन हमें मिलती है सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में, ठीक है। और ये डेफिनेशन दी हुई है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ओके। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट फ्री कंसेंट के बारे में हमने पढ़ा था। फ्री कंसेंट क्या थी स्टूडेंट्स, कि जो दोनों पार्टीज हैं वो दोनों की दोनों अपनी जो विल है, जो अपनी इच्छा है, जो अपनी कंसेंट है वो फ्री रखें, कि कोई किसी भी तरह का कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी पर कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, इन सब के थ्रू उससे कुछ भी ना मनवाए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए थ्रेटन टू शूट बी इफ ही डज नॉट लैंड हिम 2000 रुपीज, कि ए जो है वो धमकी देता है बी को कि वो उसे शूट कर देगा अगर उसने उसको 2000 रुपये नहीं दिए, और बी क्या है, उसको 2000 रुपये देने को मान जाता है। सही बात है, अब बंदा कनपट्टी पे पिस्टल रखेगा तो सामने वाला क्या करेगा, उसको जान प्यारी के 2000 रुपये प्यारे हैं, जान प्यारी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुली हाँ करनी पड़ेगी, ठीक है। हियर द एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू अंडर कॉशन एंड हैंस वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि वॉइडेबल क्या होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज पॉइंट हमने लास्ट डिस्कस किया था। सबसे पहले तो ये कि हमें जो एसेंशियल्स दिए हुए हैं वो कौन से वाले सेक्शन में दिए हुए हैं, एसेंशियल्स हमें बताए हुए हैं सेक्शन 10 में, ठीक है। एसेंशियल्स हमें बताए हुए सेक्शन 10 में, वहीं पर एक सेक्शन 11 है जिसके अंदर हमें क्या बताया हुआ है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज को डिफाइन किया हुआ है। इसके अंदर 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। कैसे आ जाती हैं, एक तो मेजोरिटी, एज ऑफ मेजोरिटी पॉइंट यहाँ पर आ जाता है हमारा, एक साउंड माइंड का पॉइंट आ जाता है, और एक आ जाता है कि इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड, मतलब जो कि लॉ के अंदर ही उसको क्या कर रखा हो, डिस्क्वालीफाइड कर रखा हो उसकी स्टेटस के कारण या उसकी पोजीशन के कारण, ठीक है। देखिए अब इस पॉइंट को हम जल्दी से इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि क्या है इस पॉइंट के अंदर। सबसे पहले एज ऑफ मेजोरिटी पॉइंट जो है वो क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सन करना चाहता है उसकी एज एटलीस्ट 18 ईयर्स होनी चाहिए। अगर वो 18 ईयर्स से कम है तो वो माइनर माना जाएगा, वो मेजर नहीं माना जाएगा, ठीक है। और 18 ईयर से कम का पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। क्वालिफिकेशन बी हमें बताती है कि पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो साउंड माइंड होना चाहिए। अब इसने कुछ कैटेगरीज ली हैं जो कि अनसाउंड माइंड पर्सन को डिनोट करती हैं। वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि पर्सन क्या नहीं होना चाहिए, ल्यूनेटिक नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, पर्सन इडियट नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें सोचने समझने की पावर होनी चाहिए, ड्रंकन नहीं होना चाहिए, उसने ड्रिंक ना कर रखी हो और किसी के इन्फ्लुएंस में ना हो या फिर इंटॉक्सिकेंट के इन्फ्लुएंस में ना हो, ठीक है। तो ये पर्सन जो है अगर ये ऐसे होते हैं तो ये क्या माने जाते हैं, अनसाउंड माइंड के पर्सन माने जाते हैं, ठीक है। और लास्ट क्वालिफिकेशन हमें क्या बताती है कि पर्सन जो है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है वो अलाइन एनिमी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, अलाइन एनिमी नहीं होना चाहिए। अलाइन एनिमी का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो किसी और कंट्री के पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, और जब उस कंट्री के पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा हो तो उस कंट्री और हमारी कंट्री के बीच मान लीजिए कि कुछ मतभेद चल रहा हो, कोई डिस्प्यूट चल रहा हो,
और वॉर चल रही हो, तो उस सिचुएशन में उस कंट्री के उस सिटीजन को क्या माना जाएगा, अलाइन एनिमी माना जाएगा। ठीक है, फॉरेन सॉवरेन नहीं होना चाहिए। फॉरेन सॉवरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसडर जिसको बोलते हैं, कि किसी और कंट्री का पर्सन हमारी कंट्री में आकर के उस कंट्री के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करे, या जिसको हम राजदूत बोलते हैं। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। कॉन्विक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस पर मतलब कोई भी वो जेल में नहीं होना चाहिए। कॉन्विक्ट कौन से होते हैं, जिनको कि कोर्ट में पेश कर दिया गया और उनके खिलाफ फैसला सुना दिया गया और अब वो कहाँ है, सेंट्रल जेल के अंदर है, उनको कॉन्विक्ट कहते हैं। जनरल में अगर कोई छोटी मोटी चोरी करके जेल के अंदर गया और उसका कोर्ट में कोई फैसला नहीं हुआ है, जस्ट वैसे ही उसको रखा गया, तो उसको कॉन्विक्ट नहीं कहते हैं। ठीक है, ओके, ये सब क्या है, डिस्क्वालीफाइड है। ठीक है, अलाइन एनिमी, फॉरेन सॉवरेन्स और कॉन्विक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कौन सा, कंसिडरेशन के बारे में। ठीक है, कंसिडरेशन क्या होता है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कंसिडरेशन की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है स्टूडेंट्स। कंसिडरेशन की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है, सोचिए जल्दी। कंसिडरेशन की डेफिनेशन हमें दी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में। ओके, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में। ठीक है, और इसको लॉफुल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, क्विड प्रो क्यू, क्विड प्रो क्यू। ठीक है, एक वर्ड पहले आया था, वो कौन सा था, फ्री कंसेंट को लेकर के आया था उसके अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर वर्ड क्या था वो स्टूडेंट्स, कंसेंसस एड आइडम। ठीक है, कहाँ था वो पॉइंट हमारा, हम देख लेते हैं उसको जल्दी से। यहाँ पर फ्री कंसेंट का था पॉइंट, और यहाँ पर देखिए उसने दिया हुआ था हमें, ओके एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है कंसेंसस एड आइडम। एक ये लॉफुल लैंग्वेज थी यहाँ पर, जो कि फ्री कंसेंट के बारे में बताई हुई थी। और यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओके, यहाँ पर बात करें कंसीडरेशन के बारे में। और कंसीडरेशन को लेकर के यहाँ पर क्या वर्ड बोला हुआ है हमें, कंसीडरेशन को लेकर के बोला हुआ है क्विड प्रो क्यू। ठीक है, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। इसका मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। अ वैल्यूएबल कंसीडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ मे कंसिस्ट ईदर इन सम राइट। ये कंसीडरेशन किस किस फॉर्म के अंदर हो सकता है, ये किसी के लिए कोई राइट हो सकता है, किसी के लिए कोई इंटरेस्ट हो सकता है, कोई प्रॉफिट हो सकता है, या बेनिफिट हो सकता है। और इसके ऑपोजिट क्या हो सकता है, ये फॉरबियरेंस हो सकती है। ठीक है, डेट्रीमेंट हो सकती है, डेट्रीमेंट लॉस वगैरह जो भी होंगे, लॉस हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो ये इन सब फॉर्म्स के अंदर हमें मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन कोई थिंग ही हो या कंसिडरेशन मनी ही हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के अंदर भी क्या हो सकता है, कंसिडरेशन हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, ए एग्रीज टू सेल हिज बुक्स टू बी, ए एग्रीज टू सेल हिज बुक्स टू बी फॉर ₹100। उसने ए ने एग्री किया बी को उसकी बुक बेचने के लिए, लेकिन कितने रुपए में, 100 रुपये में। और बी ने प्रॉमिस किया कि वो उस बुक के बदले में क्या पे करेगा, 100 रुपीज़ पे करेगा। इस द ये क्या हुआ, कंसिडरेशन हुआ किसके लिए, ए के लिए। ठीक है, ए ने ऑफर किया किसको, बी को, क्या कि वो उसको अपनी किताबें बेचेगा, कितने में, 100 में। ठीक है, बी ने क्या किया, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब ए की तरफ से बी को बुक्स दी जाएंगी और बी की तरफ से ए को 100 रुपीज़ दिए जाएंगे। तो ये ए की तरफ से बी को बुक्स कंसीडरेशन हुई, बी की तरफ से ए को 100 रुपीज़ कंसीडरेशन हुआ। ठीक है, तो फॉर एज प्रॉमिस टू सेल हिज बुक्स एंड एज प्रॉमिस टू सेल द बुक्स इज द कंसीडरेशन फॉर बीज प्रॉमिस टू पे ₹100। ऑलराइट, बात समझ में आई आपको। कंसीडरेशन हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, ओके, लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर थोड़ा सा बात को समझिएगा और इसका सेक्शन भी आपको ध्यान में रखना है कि लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, मेरे साथ ध्यान दीजिएगा, फुल कंसंट्रेट करिएगा इधर। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई ए नाम का पर्सन है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, बी को अपना
मोबाइल बेच रहा है। क्या बेच रहा है? मोबाइल बेच रहा है। लेकिन वो मोबाइल बी को सेल करने के बदले में क्या ले रहा है? बी उसे क्या दे रहा है? बी उसे दे रहा है ड्रग्स। बी उसे क्या दे रहा है? ड्रग्स दे रहा है। ए तो अपना मोबाइल बेच रहा है और बी उस मोबाइल के बदले में उसे क्या दे रहा है? होगा कोई महंगा मोबाइल होगा, ठीक है, आईफोन जैसा कुछ अच्छा कंपनी का कुछ बढ़िया, ठीक है। तो ए उसको अपना मोबाइल दे रहा है और बी उस मोबाइल के बदले में ए को क्या दे रहा है? ड्रग्स दे रहा है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो ड्रग्स दी जा रही है ए को मोबाइल के बदले में, इज इट लॉफुल कंसिडरेशन? यस और नो? यस और नो? इज इट lawful consideration? No sir, it is not lawful consideration sir. How can we give drugs to anyone? Yes students, हम किसी को ड्रग्स नहीं दे सकते, ये तो इलीगल चीज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या एग्जाम्पल हुआ हमारा, किससे रिलेटेड हुआ? ये हुआ हमारा जो हमारा अनलॉफुल कंसिडरेशन हुआ, जो इलीगल कंसिडरेशन हुआ, यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन जो है वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। कंसिडरेशन शुड बी, कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल। ऑलराइट, अब इसके बाद एक पॉइंट हमारा आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट को लेकर के। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? पर्पस। कि आपका अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो पर्पस है, वो आपका कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। कैसे सर? अब देखिए एग्जांपल कि ए बी को अपना मोबाइल बेच रहा है, मान लीजिए ए बी को अपना मोबाइल बेच रहा है, ठीक है, और उस मोबाइल के बदले में बी ए को क्या दे रहा है? 5 लाख दे रहा है। कितने दे रहा है? 5 लाख दे रहा है। सर क्या बात कर रहे हो आप? सर मोबाइल के बदले में 5 लाख कौन देता है? वही तो बात है ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो मोबाइल तो ये बेच रहा है, ऊपर से मोबाइल दिख रहा है, वो सिर्फ खांचा है मोबाइल का, उसके अंदर ना क्या है? RDX है। और ए बी को RDX दे रहा है, किस लिए? ताकि वो कहीं पर विस्फोट कर दे, ठीक है, उड़ा दे कहीं, ठीक है। तो उसका पर्पस जो है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है? लॉफुल है, अनलॉफुल है? अनलॉफुल है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर से तो मोबाइल दिख रहा है पर इसके पीछे का जो पर्पस है वो क्या है? गलत है। मान लीजिए कि ए नाम का कोई पर्सन है और बी नाम के पर्सन को खंजर दे रहा है, खंजर बेच रहा है उसको, ठीक है। दिखा तो ये रहा है कि वो खंजर बेच रहा है, ठीक है, पर उसका पर्पस जो है, उसका ऑब्जेक्ट जो है वो मर्डर करवाना है। तो ये क्या हुआ? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, लॉफुल नहीं हुआ। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट क्या रिक्वायरमेंट करता है, क्या चाहता है कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट ये चाहता है कि हमारा कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए? हमारा कंसीडरेशन जो है वो लॉफुल होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ए प्रोमिसेस टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी, कि बी ने रॉबरी की है और उसके अगेंस्ट क्या हुआ है? एक मतलब उसको आरोपी सिद्ध किया हुआ और बी प्रॉमिस करता है, ठीक है, लेकिन ए कह रहा है कि वो उस पर वो आरोप को खारिज कर देगा, ठीक है, लेकिन बदले में क्या कह रहा है कि बी ने प्रॉमिस किया कि वो जितनी भी चीज़ें उसने वहाँ पर चुराई हैं उन सब की वैल्यू को रिस्टोर कर देगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। गलती तो बी ने की है ना, तो वो सजा का हकदार तो है। तो यहाँ पर जो ए और बी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कहीं भी किसी भी तरीके से लॉफुल नहीं है, ठीक है, कहीं भी किसी भी तरीके से लॉफुल नहीं है। और ये एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा, और क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या है? अनलॉफुल है, क्योंकि वो लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा, द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, ठीक है। ये किसके कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 23 में लिखा हुआ है। मेरे साथ बोलिए कि लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 23। क्या कहता है सेक्शन 23? कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है। सेक्शन 23 स्टेट्स दैट कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल, इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ।
अगर ये लॉफुल नहीं होता है तो ये क्या कर दिया जाएगा, लॉ इसको क्या कर देगा, प्रोहिबिट कर देगा। और इट इज सच एज वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ इट इफ इट इज फ्रॉडुलेंट और इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर और कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मतलब ये सब चीज़ें जो है, अगर किसी तरह का कोई फ्रॉड किया जा रहा है, ठीक है, किसी को कोई इंजरी की जा रही है या किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को किसी तरह के कुछ डैमेज किया जा रहा है, ठीक है, या किसी तरह से वो चीज़ इमोरल है या पब्लिक पॉलिसी के क्या है, अपोज्ड है, तो वो सब चीज़ें क्या मानी जाएंगी, इस सेक्शन 23 उसको मानते हैं कि ये लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट के अंडर में आती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बार मुझे बताइए कि कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मेरे साथ बताइए। लॉफुल होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ओके, चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कि वो पहले से ही क्या नहीं होना चाहिए, वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरी बात, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है वॉइड। वॉइड का मतलब क्या है, वॉइड का मतलब है कि जो कि कभी भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो सकता, कभी भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू ज़ीरो है, मतलब ये ज़ीरो ही है, ये कभी भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो जो जिस पर भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी विच द लॉ डिक्लेयर्स टू बी ईदर इलीगल और वॉइड। सबसे पहले तो वो अगर इलीगल है, अगर जिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अगर वो इलीगल है, हम इस वर्ड को और अच्छे से जानेंगे जब हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वो पहले से ही इलीगल है तो इलीगल है तो वो वॉइड ही होता है, क्योंकि उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो, आप उसको कोर्ट में जाकर के एनफोर्स नहीं करवा सकते हो लॉ से। ठीक है, और एन इलीगल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ये जो देखिए, एक तो होता है इलीगल एग्रीमेंट, ठीक है, अगर इलीगल है, अगर इलीगल है तो वो हमेशा क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। देखिए इसको और अच्छे से आगे समझाया जाएगा आपको। ठीक है, और अ वॉइड एग्रीमेंट इज वन विदाउट एनी लीगल इफेक्ट्स। ठीक है, जैसे थ्रेट टू कमिट मर्डर और मेकिंग और पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स, मतलब किसी के अगेंस्ट कुछ गलत स्टेटमेंट्स पब्लिश करना या बोलना कहीं पर भी, और एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट्स विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और कोई भी ऐसे एग्रीमेंट में एंटर करना जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, आर इलीगल इन नेचर, और कैसी हो वो नेचर में, इलीगल हो। सिमिलरली एनी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मतलब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो किसी को कोई ट्रेड करने से रोके, उसके व्यापार में, उसके ट्रेड में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है, या उसको ट्रेड करने से रोके, तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट सही नहीं होता। फॉर एग्जांपल, एक सिटी के अंदर बहुत दो फेमस मान लीजिए कि कन्फेक्शनर होंगे, ठीक है, और बहुत बढ़िया मिठाई वो बनाते हैं, ठीक है, हलवाई हैं दो बहुत फेमस, और उसके अंदर अब ए ने कहा बी को कि तू इस सिटी के अंदर जो है अपनी ट्रेड बंद कर दे, मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। अब ये क्या कर रहा है, ए बी को ट्रेड करने से रोक रहा है, और ये कहीं भी वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। ये क्या एग्रीमेंट होगा, पहले से ही वॉइड एग्रीमेंट है ये। ठीक है, तो आप किसी को भी ट्रेड करने से कहीं नहीं रोक सकते हैं। मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मतलब किसी की मैरिज में आप मतलब मना कर रहे हैं, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लीगल प्रोसीडिंग्स एक्सेट्रा आर क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। ओके, चलिए, तो यहाँ पर ये हमारे एसेंशियल्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, एसेंशियल्स हमारे कंप्लीट होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, और जो सेक्शन 10 के अदर कुछ और कंसीडर किए जाते हैं वो भी हमने पढ़े। ठीक है,
अब आपको ये अच्छे से सारा विद डिटेल आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस हम करेंगे टॉपिक के बाद, ठीक है, कि किस तरह से करना है। एक बार इसके सारे कंसेप्ट्स हम क्लियर करेंगे और जो भी अपने करेंगे तो एग्ज़ाम में उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये चीज़ मान करके चलिएगा। आपको यहाँ पर अच्छे से हर चीज़ डिफाइन की जा रही है, इवन दो कि विद एग्जाम्पल्स कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बात करें हम, अगला पॉइंट जो है हमारा वो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो देखिए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो वो मेनली 3 फॉर्म्स के अंदर लिए जाते हैं। एक तो वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी बेस्ड, फॉर्मेशन बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड, ठीक है। जो वैलिडिटी बेस्ड है वो कौन से हैं? एक तो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मेरे साथ साथ बोला करिए, जब भी मैं आपको पॉइंट्स कोई भी बोलूं आप मेरे साथ बोला करिए ताकि आपको वो बोलने से आपके माइंड में सेट हो जाएं, ठीक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। ये जो है वैलिडिटी बेस्ड या एनफोर्सिबिलिटी बेस्ड आ जाते हैं। फॉर्मेशन में आएगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पहले 3 है, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और क्वासी, ठीक है। परफॉर्मेंस में क्या आएगा? एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी के भी अपने 2 फॉर्म्स हैं, यूनिलिटरल और बायलिटरल, ठीक है। सबसे पहले हम वैलिडिटी बेस्ड या एनफोर्सिबिलिटी बेस्ड हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे साथ साथ चलिएगा। सबसे पहला जो हमें दे रखा है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप लोग जान चुके हैं, जब आपने सारे एसेंशियल्स पढ़ लिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के, तो आप जानते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? जिसमें सारे एसेंशियल्स होंगे। एक भी एसेंशियल अगर उसमें मिसिंग हुआ तो वो क्या माना जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। वो वैलिड बन ही नहीं पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन पाएगा, वो एग्रीमेंट तक ही रह जाएगा। यस और नो? बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? ठीक है ना। तो यहां पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सारे एसेंशियल्स उसके अंदर होने चाहिए। वो एसेंशियल्स आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप अभी पढ़ के आए हो कौन कौन से एसेंशियल्स होने चाहिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसको। एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सिएबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सिएबल कब होगा? वो जब उसके अंदर क्या होंगे? सभी एसेंशियल्स होंगे। जब उसके अंदर क्या होंगे? सभी एसेंशियल्स होंगे, ठीक है। इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आ गई बात कि नहीं आ गई स्टूडेंट्स? क्या बात बोली उसने? एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए सारे के सारे उसके अंदर। जब तक जो एसेंशियल्स हमने पढ़े ऊपर, कौन से सर? हम तो भूल गए। अरे इतनी जल्दी कैसे भूल गए तुम लोग? ऐसे मत किया करो। ये जो एसेंशियल्स पढ़े थे ऊपर, ठीक है, ये जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के जो एसेंशियल्स जो हम सेक्शन 10 में और अदर कंसिडर किए थे जो हमने, वो सारे एसेंशियल्स अगर हमें मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल इजी है। ओके, सेकंड हम बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। क्या बात करते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। अब देखिए यहाँ पर अपने इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे समझ सकते हैं। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर, देखिए हम एक टाइमलाइन लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब एक स्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं हम इसको समझने के लिए। मान लीजिए कोई स्टेट है, मान लीजिए कोई स्टेट है और उस स्टेट में एक Z नाम का पर्सन है और एक A नाम का पर्सन है। एक Z नाम का पर्सन है और एक A नाम का पर्सन है। Z नाम का पर्सन A नाम के पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि A जो है Z को पूरे साल सप्लाई करेगा गुटखा, ठीक है। A जो है वो, Z जो है A से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि A जो सप्लाई करेगा गुटखा किसको? Z को, ठीक है। कब तक? पूरे साल। कब? पूरे साल, ठीक है।
और उसके बदले में ZA को क्या देगा, ZA को 10 करोड़ रुपीस देगा। भाई पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब बात आती है कि सर कितना 10 टन गुटखा सप्लाई करेगा वो पूरे साल में, उसको कितना टन गुटखा सप्लाई करेगा, 10 टन। फोकस करना अच्छे से कि क्या बात कर रहे हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। कोई स्टेट है, यहाँ पर हमने कोई स्टेट का एग्जांपल लिया, ये मान लीजिए यहाँ पर कोई स्टेट है, ठीक है। उसके अंदर एक Z नाम का पर्सन रहता है और एक A नाम का पर्सन रहता है। Z ने A को कहा कि मुझे कंप्लीट ईयर में क्या चाहिए, गुटखा चाहिए, 10 टन गुटखा चाहिए, ठीक है, और उसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा, Z जो है A को 10 करोड़ रुपीस देगा। Z ने कर दिया कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही फुल पेमेंट, क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही फुल पेमेंट कर दिया। जो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लीजिए तब डेट थी 20 मार्च, ठीक है, तब डेट थी 20 मार्च, ठीक है। और उसके बाद अब मान लीजिए कि यहाँ पर डेट लेते हैं हम 20 जुलाई, यहाँ पर डेट ले लेते हैं 20 जुलाई। 20 जुलाई को जिस पर्टिकुलर स्टेट में वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, उस स्टेट ने क्या किया, गुटखा जो था उसे बैन कर दिया, उसे क्या कर दिया, बैन कर दिया। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 20 मार्च को हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर 20 जुलाई को स्टेट ने क्या लिया, डिसीजन लिया और गुटखा क्या कर दिया, बैन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि उसने एक सप्लाई अप्रैल में की, एक सप्लाई मई में की, एक सप्लाई जून में की, ठीक है। यहाँ तक मान लीजिए कि उसने 3 बार सप्लाई कर दिया उसे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने टन चला गया, ये यहाँ पर ये चला गया, मान लीजिए 3 टन चला गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जुलाई आते ही ये बैन हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो उन दोनों के बीच हुआ था ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब वॉइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर, क्योंकि अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं रह सकता है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर स्टेट में वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस पर्टिकुलर स्टेट ने जिस चीज़ को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसको बैन कर दिया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रह सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। मतलब पहले वो वैलिड था, यहाँ पर ये वैलिड था कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पर अब 20 जुलाई को वो क्या हो गया, वॉइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 20 जुलाई को मान लीजिए ये डिसीजन ले लिया गया। अब यहाँ पर हम डेट लेते हैं, अब यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब कोई सप्लाई नहीं हो रही आगे। अब क्या करना पड़ा, जो ए ने जेड से 10 करोड़ रुपीस लिए थे तो उसको अब बाकी बचे हुए 7 करोड़ रुपीस जो हैं वो उसको लौटाने पड़ेंगे, ठीक है, उसको रिफंड करने पड़ेंगे, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी दोबारा। अब मान लीजिए एक डेट और लेते हैं हम, यहाँ पर हम लेते हैं अब यहाँ पर 20 सितंबर ले लेते हैं, ठीक है। 20 सितंबर को अब जेड से रहा नहीं गया, ठीक है। जेड ने कहा कि यार मैं मतलब स्टेट ने तो बैन कर दिया गुटखा, पर मैं गुटखा खाए बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो उसने क्या किया, ए को दोबारा कॉल किया जेड ने कि अपने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कि तुम मुझे पूरे साल क्या करना, सप्लाई करना। लेकिन यहाँ पर अब कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि 20 जुलाई को जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो गुटखा पर, वो गुटखा क्या उस स्टेट में बैन हो चुका, और स्टेट में अब उसके बाद गुटखा पर कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। अब वो कहानी कहाँ तक रह जाएगी, वो स्टोरी रह जाएगी एग्रीमेंट तक, और वो एग्रीमेंट भी वैलिड नहीं बन सकता कभी भी। वो क्या बनेगा, वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। क्या बनेगा, वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। बात समझ पा रहे हैं, पहले से ही पहले जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था वो बाद में अगर किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से वैलिड ना रहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, ठीक है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, ठीक है, तो वो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। बात समझ पा रहे हैं आपके, नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर गुटखा जो था वो बैन हो चुका था, और उसके उस डेट के बाद अगर आप
उस पर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर पहुंचने के लिए सबसे पहले एग्रीमेंट होना जरूरी है, और वो एग्रीमेंट ही नहीं किया जा सकता। मतलब वो अगर एग्रीमेंट कर भी लिया जाता है तो वो किस टाइप का एग्रीमेंट होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, इसके लिए आप मेरे साथ साथ एक टेबल बनाइएगा इस बात को समझने के लिए। ठीक है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं एक बात कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने की प्रोसेस क्या है। सबसे पहले एक ऑफर किया जाएगा, ऑफर 1 एक्सेप्टेंस 1, ऑफर 1 एक्सेप्टेंस 1। इधर क्या होगा, ऑफर 2 एक्सेप्टेंस 2, ऑफर 2 एक्सेप्टेंस 2। ठीक है, अब ये हुआ क्या, प्रोमिस 1, ये क्या बना, प्रोमिस 1, ये क्या बना, प्रोमिस 2, और ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, ये दोनों मिलकर के बनेंगे एग्रीमेंट, क्योंकि एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। ऑलराइट, अब एग्रीमेंट दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो क्या हो सकता है, लीगल हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, इलीगल हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, एक तो क्या हो सकता है, लीगल हो सकता है, एक हो सकता है इलीगल। अगर हम यहाँ पर ये हमारा जो एग्जाम्पल था, अगर इस पर थोड़ा सा हम देखें, ध्यान दें, तो जो 20 जुलाई को जो एग्रीमेंट किया जा रहा है वो किस पर किया जा रहा है, जो स्टेट ने चीज़ बैन कर रखी है उस पर किया जा रहा है। तो ये किस तरह, क्या चीज़ पर किया जा रहा है, इलीगल पर किया जा रहा है, तो ये वॉइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं कि एग्रीमेंट क्या हो सकता है, लीगल हो सकता है और इलीगल हो सकता है। ठीक है, अब लीगल के अंदर भी मान लीजिए एग्रीमेंट लीगल है और ड्यूरिंग एंटायर परफॉर्मेंस वो लीगल रहता है, ड्यूरिंग एंटायर परफॉर्मेंस, कि अगर वो कहीं पर भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी वहाँ पर सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है, पूरा टाइम जितने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया, एग्रीमेंट किया गया है, वो एंटायर परफॉर्मेंस वो लीगल रहता है, तब तो वो क्या कहलाएगा, तब वो कहलाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तब वो क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो इन बिटवीन क्या कर दिया जाए, अगर वो इन बिटवीन इलीगल कह दिया जाए, उसको इलीगल करार दे दिया जाए, तब वो क्या बनेगा, तब वो क्या बनेगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तब वो क्या बनेगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तब वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, और अगर वो पहले से ही इलीगल हो, अगर जिस पर आप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं अगर वो पहले से ही इलीगल हो, तो फिर वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, तब वो उस सिचुएशन में वो क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है। उस सिचुएशन में वो क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है। तो आप बात समझ गए कि डिफरेंस क्या है इनके बीच में, किनके बीच में, एक तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है और एक वॉइड एग्रीमेंट क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमें कौन से सेक्शन में दी हुई है, सेक्शन 2 सबसेक्शन जे में दी हुई है। किस में दी हुई है, सेक्शन 2 सबसेक्शन जे में दी हुई है। और ये हमें क्या कहता है, एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल, ठीक है, बाय लॉ। ठीक है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ क्या कर देता है, सीज कर देता है, उसकी एनफोर्सिबिलिटी खत्म कर देता है, वो क्या बन जाता है, वॉइड बन जाता है। वॉइड बनने से पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड होता है। वॉइड बनने से पहले कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब बनेगा, जब उसकी वैलिडिटी खत्म कर दी जाएगी, हाँ के ना, ठीक है ना। तो वॉइड बनने से पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, और becomes void when it ceases to be enforceable। ठीक है, when it ceases to be enforceable, thus a void contract is one which cannot be enforced by court of law। एग्जाम्पल देखिए, Mr. X agrees to write a book with the publisher. After few days X dies in an accident, here the contract becomes void। पहले मिस्टर एक्स ने पब्लिशर से कॉन्ट्रैक्ट किया था एक बुक लिखने का, ठीक है, और उसके कुछ दिन बाद ही कॉन्ट्रैक्ट, तब तो वैलिड था ना, तब तो वैलिड था जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के कुछ दिन बाद ही एक्स जो है वो मर जाता है, और जब एक्स मर गया तो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो पर्सन ही नहीं रहा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, वॉइड बन गया। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब बनता है, पहले वैलिड होता है फिर वॉइड बनता है। ठीक है, ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर जो इसका
वॉइड बनने का रीज़न है वो क्या है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है वहाँ पर, ठीक है, उसका इलीगल हो जाना हो सकता है, कोई भी सर्कमस्टांस हो सकता है, वो जिस पर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको बैन किया जा सकता है, या फिर वो बाद में इम्पॉसिबल हो जाए किसी भी तरह से परफॉर्म करना, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको पढ़ेंगे, और आपका आगे का जो होमवर्क है वो भी मैं बता देता हूँ कि आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सर्च करना है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है, इसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे, और इस पर हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलकर के कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस और ये क्या होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों।